गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत। अब इन लोगों ने क्या किया, दुनिया को पूरा लूटने के लिए, अब इनकी व्यवस्था गोल्ड के आधार पर ज्यादा लंबी नहीं चल सकती थी, तो इनको लगा कि पूरा का पूरा गोल्ड जो लोगों के पास सोना है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए और कागज का ही पूरा व्यवस्था चलने दी जाए। तो 1933 में इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म करने के लिए और सभी का सोना लूटने के लिए 10 वर्ष की जेल का डर दिखा, लोगों के साथ सारा सोना हथिया लिया, कहा कि जिसके पास भी सोना है वो जमा करा दो, नहीं तो 10 साल की जेल होगी और सोना तो जब्ती कर लिया जाएगा। उसके तुरंत बाद कीमतें 3 गुना बढ़ा दी गई, यानी उनसे 1/3 में सारा सोना ले लिया गया और जनता के हाथ में अब सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए थे, उसके बदले में अब उनको गोल्ड या सिल्वर नहीं मिलना था। और पूरी दुनिया से व्यवस्था इस तरह से हटा दी गई। जॉन एफ कैनेडी 1961 से 63, क्योंकि अब हम अमेरिका की बात कर रहे तो और आगे बढ़ते हैं, अमेरिका में क्या हुआ। तो अब्राहम लिंकन के खुद के पैसे बनाने के 100 साल बाद एक और राष्ट्रपति ने उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, वो थे जॉन एफ कैनेडी। 4 जून 1963 को कैनेडी ने कार्यकारी आदेश 1110 पर हस्ताक्षर किए। ये इस आदेश से अमेरिका के राष्ट्रपति को देश चलाने के लिए कर्ज मुक्त पैसे बनाने का अधिकार मिल गया। फिर उसने फेडरल रिजर्व को अनदेखा करते हुए अमेरिका सरकार के ही 4 अरब डॉलर बनाए, जिसकी कीमत आज 60 अरब डॉलर, आज के समय में तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपया है। एकाएक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जीवन मिल गया। इसके बाद वे फेडरल रिजर्व को समाप्त करना चाहते थे कि अपने खुद के ही पैसे बना लीजिए, क्यों फेडरल रिजर्व से लेना है। परंतु इससे पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज तक नहीं पता कि उनको गोली किसने मारी और क्यों उनकी हत्या हुई, किसने की, और जिसने शक था जिसने गोली मारी उसकी भी हत्या करवा दी गई ताकि मामला वहीं दफन हो जाए। उनकी हत्या के बाद आदेश 1110 को निरस्त कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं डॉलर जो उन्होंने बनाए थे, $5 का एक नोट है, इस पे अब्राहम लिंकन का ही फोटो है। दूसरा, एक भाषण में वो बोलते हैं, देवी और सज्जनों, गोपनीयता एक मुक्त और खुले समाज के विरुद्ध है और हम लोग स्वाभाविक और ऐतिहासिक तौर से षड्यंत्रकारी समूह, रहस्यमय शपथ और गुप्त कार्रवाई करने के विरोधी रहे हैं। आज हम सभी कुछ षड्यंत्रकारियों का शिकार हुए हैं जो अपने प्रवास क्षेत्र के विस्तार के लिए मुख्य रूप से गुप्त योजनाओं पर निर्भर करते हैं। ये लोग आक्रमण की बजाय घुसपैठ पर, चुनाव की बजाय धमकी पर, स्वतंत्रता के विकल्प की बजाय तोड़फोड़ पर विश्वास करते हैं। इन्होंने मानव और भौतिक संसाधनों को लेकर एक अत्यधिक कुशल सिस्टम बनाया है जिसमें सैन्य, कूटनीतिक, खुफिया, बौद्धिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक ताकतें जुड़ी हैं। इनकी तैयारी गुप्त रखी जाती है, प्रकाशित नहीं होती। इनकी गलतियों को दफन किया जाता है, हेडलाइन नहीं बनने देते। इससे असंतुष्ट लोगों को खामोश किया जाता है, उनकी प्रशंसा नहीं की जाती, ना ही किसी खर्च पर सवाल उठाया जाता है, ना ही कोई रहस्य खोला जाता है। इसलिए मैं अमेरिका के लोगों को जानकारी और चेतावनी देने के, सतर्क करने के जबरदस्त काम में आपकी मदद मांग रहा हूं, ताकि आपकी मदद से, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, आदमी वही बनेगा जिसके लिए वह पैदा हुआ है, स्वतंत्र और स्वावलंबी। और हत्या के 7 दिन पहले उनका एक और बयान है। वो कहते हैं, इस देश में हर आदमी, औरत और बच्चे को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसे मैं अपने पद छोड़ने से पहले उजागर कर दूंगा। ये बयान देने के 7 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। एक ऐसा देश जिसने सही मायने में इनके साम्राज्य को चुनौती दे डाली, वो था जर्मनी। पूरा जर्मनी बर्बाद हो गया था विश्व युद्ध प्रथम के बाद। उसके ऊपर उसकी संपत्ति से 3 गुना कर चढ़ गया था जर्मनी के ऊपर, और उसको भरने के लिए पूरी देश को बेच दिया जाए तो इतना पैसा नहीं था, इतना उस पर कर्ज लगा दिया था, क्योंकि उसको युद्ध का पूरा ऑपरेशन खर्च उठाना था। तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी के केंद्रीय बैंक का निजीकरण कर दिया इन लोगों ने, और इसके बाद बेहिसाब पैसे बनाकर शॉर्ट सेल के लिए उपलब्ध करा दिए। शॉर्ट सेल प्रक्रिया मैं आगे समझाऊंगा। वो क्या करते हैं कि पैसे को कम कीमत में बेच देते हैं और पैसा देखते 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 उसकी वैल्यू खोने लगता है। जैसे डॉलर के मुकाबले आज रुपया गिर रहा है, उसी तरह से इन्होंने उस समय डॉलर के मुकाबले वहां का फ्रैंक गिराया। तो इससे 1922 से 23 में जर्मनी में भयंकर आर्थिक संकट आया, जिससे बेहिसाब महंगाई बढ़ी, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये हाइपर इन्फ्लेशन इतनी भयंकर थी कि आप ये होलसेल प्राइस इंडेक्स देख सकते हैं, जो जुलाई 1914 में 1 था और जुलाई 1922 में 100 था, लेकिन नवंबर 1923 में 726,000,000,000 देख लेना कितना है। सुबह से शाम तक चीजों के दाम दोगुने हो जाते थे। $1 की कीमत 4.3 लाख करोड़ फ्रैंक पहुंच गई थी। लोग कागज के नोट भर के ट्रक ले जाए, पूरा भर के, तो भी उनको एक चाय ना मिले, इतने का वैल्यू रह गई थी। या बच्चे देख रहे ना, इन बच्चों को गड्डी से खेल रहे हैं, ईंटों से नहीं खेल रहे, घर बना रहे हैं, ये कागज की गड्डियां हैं। और ये 100 लाख करोड़ का नोट है। ये आप देखेंगे 100 बिलियन मार्क,
वहां बिलियन 100 लाख करोड़ बोला जाता है, तो 100 बिलियन। तो आगे देखते हैं। अब जर्मनी बर्बाद हो गया था, तो स्टालिन के विरुद्ध लड़ने के लिए बैंकरों ने ही हिटलर को खड़ा किया था, बहुत मदद की थी। लेकिन हिटलर ने आते ही बोला मैं तो शासक हूं, और अपना हिटलर को समझ में आती थी कि पैसे बनाने से ही काम चलने वाला है। तो हिटलर ने जर्मनी के विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ के जर्मन बॉन्ड जारी किए, जिनको लेबर ट्रेजरी सर्टिफिकेट कहा जाता है। लाखों लोगों को काम पर करने के लिए लगाया गया और सभी को ट्रेजरी सर्टिफिकेट से भुगतान किया गया। जब कर्मचारियों ने ये सर्टिफिकेट वस्तु और सेवाओं के बदले जनता में खर्च किए, तो ज्यादा लोगों को ज्यादा काम मिलने लगा। मतलब कि उसने सीधा सीधा अब ये नहीं किया कि बैंकों को बॉन्ड देने, बॉन्ड जनता में खर्च करने शुरू कर दिए। देखते देखते 2 सालों में बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो गई और देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब उनके पास एक मजबूत और टिकाऊ मुद्रा थी और कोई महंगाई भी नहीं बढ़ी। जब पूरी दुनिया मंदी झेल रही थी, तो बर्बाद जर्मनी विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का पैसा बना लिया था। अब बैंकर तो देखो डराने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक सारे बैंक दिवालिया हो जाएंगे, पर सारी भविष्यवाणी गलत साबित हुई और बिना टैक्स बढ़ाए प्रतिशत में राज्य की आय बहुत अधिक बढ़ गई। राज्य की जो आय है वो बहुत बढ़ गई, क्योंकि जीडीपी इतना बढ़ रहा था, इतनी तेजी से पैसे बना रहा था। अब हिटलर के बारे में एक व्यक्ति लिखता है 1933 से 45 के उसके शासन के बारे में, लिखता है जर्मनी ने बिना सोने के और बिना किसी ऋण के 1935 से 45 के लिए अपनी पूरी सरकार का और युद्ध ऑपरेशन का खर्च उठाया और दोनों पूंजीवादी और साम्यवादी ताकतों को यूरोप से जर्मन शक्ति को नष्ट करने के लिए और यूरोप को वापस बैंकरों की एडी के नीचे लाने के लिए एक होना पड़ा। यानी रूस, पूरा ये जो पूंजीवादी ताकतें हैं, अमेरिका, यूरोप, सबको एक होना पड़ा सिर्फ जर्मनी से लड़ने के लिए, क्योंकि इतना ताकतवर हो गया था हिटलर अपने पैसे बनाकर कि उसको कोई हरा नहीं पा रहा था अकेला मिलकर। परंतु यह इतिहास किसी भी अर्थव्यवस्था की किताब में नहीं पढ़ाया जाता कि क्या हुआ था, हिटलर इतना ताकतवर कैसे बन गया। हिटलर स्वयं कहता है कि अगर जरूरत कभी लोगों की आंखें खोल दे, जैसे कि जर्मनी के लोगों की खोल दी हैं, तो देखेंगे कि इसी जरूरत की मजबूरी ने हमें सबसे पहले अपनी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी का पूरा उपयोग करना सिखा दिया है, जो कि है किसी भी राष्ट्र के श्रम की पूंजी, यानी कार्य की पूंजी। सोने और विदेशी मुद्रा के भंडार के सभी विचार सुनियोजित राष्ट्रीय संसाधनों और उद्योग के सामने बौने साबित होते हैं। यानी डॉलर हो या तुम सोना हो या कोई और फॉरेन करेंसी रखनी हो, वो उसकी कोई जरूरत नहीं। अपने पैसे बनाओ और अपनी उद्योग को नियोजित करो और तुम देखते देखते पूरी दुनिया पे सबसे ताकतवर राष्ट्र के रूप में खड़े हो जाओगे।